Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So I am Arpit Chaturvedi, your educator, and today I am going to try something new, very new for myself. Okay, so I hope you guys enjoy this, and if you do the same, then do like and share the video and do subscribe to my channel Biological. So today we are going to talk about a very interesting topic, like how chloroplast actually works as a photosynthetic machinery. We all know that without chloroplast, the production of glucose and any other power was not we can't even think about it without chloroplast. Okay, so it is very necessary for ourselves, and it is very necessary for us to know that how chloroplast is actually working. Okay, so before going to chloroplast structure or chloroplast need, we should first just take a glimpse of what actually the photosynthetic process is. Okay, so if we talk about the photosynthesis here, तो आपको पता है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक के कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे हम लोग एक बेसिक देखते हैं, जो हम लोग की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, क्या CO2 इन्वॉल्व है वहाँ पे, H2O इन्वॉल्व है वहाँ पे, क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रही है एज ए बाई प्रोडक्ट एंड वाटर निकल रहा है। ओके, तो ये जो एक बेसिक साइकिल है, जो एक बेसिक रिएक्शन है, ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन किस तरीके से इन्वॉल्व होती है बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट है, उसके पास लीफ है। लीफ में मेसोफिल सेल्स हैं, जहां पे हमको सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन में या सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है। ओके, तो उस क्लोरोप्लास्ट पे क्या होता है कि लीफ की सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। ठीक है, एक बार लीफ की सरफेस पे अगर सनलाइट पड़ी तो वो क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में ही देखें तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज it is following the law of the thermodynamics. Okay, the law of conservation of energy. The energy can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one form to another form. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को ले रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, ये केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये केमिकल एनर्जी है आपकी ATP। ठीक है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आप ला रहे हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ रही है, रेडिएंट एनर्जी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट वो यूज करता है। उसके बाद लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी लेके बेसिकली उसे कन्वर्ट करना किसमें, ATP में। ठीक है, और फिर उस ATP और NADPH या जो रिड्यूसिंग पावर प्लांट सिंथेसाइज करता है उसको यूज करना CO2 को कन्वर्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में। तो बेसिकली ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक स्टेप में नहीं हो रही, यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, और वो 2 अलग अलग प्रोसेसेस अगर आप देखने की कोशिश करो कि वो 2 अलग अलग प्रोसेसेस कौन से हैं, तो पहली जो प्रोसेस है या जो पहली रिएक्शन है उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। बेसिकली लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको ट्रैप किया जा रहा है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिड्यूस्ड एनर्जी फॉर्म में, या जो हमारे पास ATP और NADPH है उसकी फॉर्म में। बेसिकली यहाँ पे आपकी फर्स्ट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन खत्म होती है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन कौन सी, इस ATP और NADPH को यूज करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने की वो रिएक्शन शुरू होती है और आपको ऑक्सीजन और ग्लूकोज वहां पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने सिंथेसाइज तो कर लिया, अब आप कह रहे हो ये 2 रिएक्शन है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट दोनों रिएक्शन कर रहा है? हाँ, ये दोनों ही रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एज वेल एज द कार्बन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रही हैं। और बहुत मजे की बात यह है कि साइमल्टेनियसली होती हैं। मतलब ये मिथ है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक तो ये मिथ रहती है, ये परेशानी रहती है कि क्या जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होती है, जो डार्क रिएक्शन है वो रात में होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मिथ को आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दोनों की दोनों रिएक्शन
लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन, जिसको हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों ही रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होती हैं, रात में नहीं होती हैं। तो बेसिकली अगर एक बार उसका ओवरव्यू करने की कोशिश करें तो कुछ हमको ये इस तरीके से दिखेगा अपना क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इस क्लोरोप्लास्ट में हमें एक खास बात दिख रही है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें कई सारी खूबियां हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हमको पता चल रहा है एक आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन को कवर करने वाली एक आउटर मेम्ब्रेन कवर कर रही है एक अंदर इनर मेम्ब्रेन को। उसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब बेसिकली ये एक ऐसी कैंडी है, जैसे आप उसे देखते हो पल्स कैंडी सब लोग खाते हैं, तो ये कैंडी है ग्रीन ग्रीन दिख रही है, लेकिन अंदर से जैसे पल्स कैंडी के अंदर ढेर सारी चीजें भरी होती हैं जो आप खाते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक हॉलो ल्यूमेन मान लो, और उस हॉलो ल्यूमेन में ढेर सारी और चीजें प्रेजेंट हैं। अब वो और चीजें कौन सी हैं? वो और चीजें हैं हमारे पास थाइलाकोइड्स। ओके, अब ये थाइलाकोइड्स किस फॉर्म में रहते हैं? ये थाइलाकोइड्स हमको इस तरीके के स्टैक्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ओके, ये है क्या? बेसिकली आप सिंपल इसको 5 रुपए का सिक्का कंसीडर करो, ठीक है। उस 5 रुपए के सिक्के का ढेर लगाओ, उससे एक दूसरे सिक्के का ढेर जोड़ दो, उससे एक तीसरे सिक्के का ढेर जोड़ दो। तो इस तरीके का वो जो 5 रुपए के सिक्कों का ढेर है, ये ढेर सारा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। और क्या कहते हैं, एक जो सिक्का है उसको हम बोलेंगे थाइलाकोइड। जाहिर सी बात है कि जो उसके ऊपर की मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ल्यूमेन है ना, ऐसे ही थाइलाकोइड के अंदर भी ल्यूमेन होगा और उसको हम बोलेंगे थाइलाकोइड ल्यूमेन। ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट की जो साइट है कि कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे क्या चीज हो रही है, वो समझने में बिल्कुल भी आपको मतलब आसानी नहीं होगी अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट हमको पता है, एक इंडोसिम्बाइंट थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, अपना प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, 70S राइबोसोम है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन उससे हमें फोटोसिंथेसिस में कोई मतलब नहीं है। ओके, है हालांकि लुबिस्को के कुछ जो सब यूनिट से वो सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन अभी के लिए जो हम सिर्फ एक ये देख रहे हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, वहां पे हमको जरूरत नहीं है वो जानने की। तो बेसिकली यहाँ पे समझना क्या है, हमको पता चल रहा था कि 2 टाइप की रिएक्शन हो रही है या 2 रिएक्शन हो रही है जो को कंप्लीट एक साथ में चल के एक साथ पूरी हो के क्या कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बना रही हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा कर रही हैं। ओके, तो ये जो थाइलाकोइड्स हैं, अगर हम इनमें देखने की कोशिश करें कि कहाँ पे हमको लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है और कहाँ पे हमको डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इन थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन में हमको फोटो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली पिगमेंट के एक कंडेंस्ड फॉर्म में सिस्टम्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं, PS1 और PS2। ये सवाल आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे लिए जरूरी भी है जानना कि PS2 और PS1 कहाँ रहते हैं। तो इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेयर PS1 एंड PS2 रिसाइड, तो यहाँ पे जो थाइलाकोइड्स आप देख रहे हो ये 2 फॉर्म में रहेंगे। ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि ये सिक्के स्टैक दिए रहें, इनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि एक सिक्के के ढेर को दूसरे सिक्के के ढेर से जोड़ता है, प्लस कई सारे सिक्के सिर्फ अकेले ही होते हैं। तो अगर सिक्के अकेले हैं, या बेसिकली हम ये कह लें कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन बन के आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन बन के आ रही है, ये मेम्ब्रेन अगर किसी से कवर्ड नहीं है, दैट इज अगर ये मेम्ब्रेन फ्री है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, किसी ने इसको कवर करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी ढका नहीं हुआ है, ये मेम्ब्रेन फ्री है, तो यहाँ पे एरिया में हमारे पास चांसेस होंगी ज्यादा से ज्यादा PS1 पाए जाने की। और जो एरिया कवर्ड रहेगा, एक के ऊपर स्टैक्ड रहेगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस है हमारे पास PS2 के होने की, ठीक है। तो ये आपको बहुत जरूरी है। बेसिकली आप डायरेक्ट कह सकते हो कि स्टैक्ड रीजन में हमको PS2 देखने को मिलता है और अनस्टैक्ड रीजन में हमको PS1 देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप खुद सोचने की कोशिश करो कि आपको लाइट एब्जॉर्ब करनी है और क्या करना है, ATP सिंथेसाइज करना है, NADPH सिंथेसाइज करना है। ओके, तो
यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे? सबसे पहले तो पिगमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। वो पिगमेंट है हमारे फोटो सिस्टम के पास में। फोटो सिस्टम आपको पता चल गया 2 टाइप का है। इसके अलावा हमको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो ढेर सारे मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे होते हैं जो कि इसी थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और जेड स्कीम जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लस एटीपी सिंथेस चाहिए होगा, और एटीपी सिंथेस भी हमारा इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन की साइट क्या होती है, तो आप बताओगे कि हाँ, ये जो थाइलेकोइड है, ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, यही हमारी लाइट रिएक्शन की साइट है। ओके, इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है ये बताना या ये जानना कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कहाँ पे बन रहा है, या प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कैसे बन रहा है। तो बेसिकली इसको जब आप इनलार्ज करोगे, ठीक है, इसको जब आप इनलार्ज करोगे तो आपको थाइलेकोइड्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जो थाइलेकोइड्स हैं वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, और उस थाइलेकोइड के अंदर आपको ल्यूमेन देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है थाइलेकोइड ल्यूमेन की फॉर्म में। तो ये जो थाइलेकोइड ल्यूमेन है, बेसिकली ये साइट बनता है प्रोटॉन के कंसंट्रेशन की या प्रोटॉन के ग्रेडियंट की। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटॉन जो है वो भरे जाते हैं, और प्रोटॉन कैसे भरे जाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसपोर्ट होता है जेड स्कीम के द्वारा, साइमल्टेनियसली प्रोटॉन भी मूव करते हैं। कहाँ से? प्रोटॉन मूव करते हैं आपके स्ट्रोमा से थाइलेकोइड के ल्यूमेन की तरफ। ओके, तो ये जो थाइलेकोइड के ल्यूमेन है, यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन्स हो जाते हैं, जो कि बाहर से यानी कि स्ट्रोमा से और थाइलेकोइड ल्यूमेन की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर देते हैं। और इन्हीं की सरफेस पे, थाइलेकोइड्स की सरफेस पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, हमको ये एटीपी सिंथेज देखने को मिलते हैं। ओके, ये एटीपी सिंथेज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये एटीपी सिंथेज क्या करते हैं? प्रोटॉन मूव करता है थाइलेकोइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ इन एटीपी सिंथेज के थ्रू, तब ये एटीपी सिंथेज एटीपी सिंथेसिस करवाते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे कोई पूछे कि ये बताओ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, तो आप जाहिर सी बात है बता लोगे कि थाइलेकोइड ल्यूमेन में होती है। और अगर आप ये बताने की कोशिश करो कि एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है, तो एटीपी सिंथेसिस होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन खत्म होती है। अब इस लाइट रिएक्शन को यूज करके हमें डार्क रिएक्शन में या हमें कार्बन रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करना है। ओके, तो वो हम कैसे करने वाले हैं? वो हम करने वाले हैं इस एटीपी और NADPH जो कि हमने भी लाइट रिएक्शन में बनाए हैं, उसको यूज करके CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके। तो बेसिकली आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि किस चीज के कंपोनेंट्स हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो तो लाइट रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन, 2 रिएक्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की। ओके, तो लाइट रिएक्शन में हमें जरूरत पड़ रही है लाइट की, सनलाइट की, HNO की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। और लाइट रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं? वाटर यूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रही है फोटो सिस्टम 2 से। जब मैं अगली वीडियो डालूंगा फोटो सिस्टम या जो हमारे जेड स्कीम उसको बनाने के लिए, तो आपको ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है। इसके अलावा एटीपी और NADPH जो इस लाइट रिएक्शन में बने हैं वो यूज होंगे इस कार्बन रिएक्शन में, ठीक है। अब इस कार्बन रिएक्शन में क्या होगा? ये कार्बन रिएक्शन CO2 को लेगी, कहां से? एटमॉस्फेयर से। किसकी मदद से? स्ट्रोमेटा की मदद से, और कन्वर्ट करेगी उसको ट्रायोस फॉस्फेट या कार्बोहाइड्रेट में। ओके, और ये जो कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्जन वाली साइकिल है ना, इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। ओके, या इसको हम कह सकते हैं कार्बन रिएक्शन ओवरऑल, ठीक है। तो होता क्या है, ये CO2 एटमॉस्फेयर से ली जाती है और फिर उसका कन्वर्जन किया जाता है। कैसे? उसका कन्वर्जन किया जाता है केल्विन साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब ये केल्विन साइकिल कुछ इस तरीके से वर्क करती है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा मतलब कंडक्ट किया जाता है रूबिस्को एंजाइम के द्वारा, जो कि क्या करता है, RuBP15 फॉस्फेट पे ऐड करवाता है CO2, ठीक है। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोडोस 15 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ओके, इसके पास दोनों एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। ऑक्सीजनेस एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले क्योंकि वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी क्या बताती है? CO2 आपने लिया, ऐड करवाया किस पे? RuBP पे, और आपका बन गया क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बेसिकली केल्विन साइकिल इटसेल्फ
डिवाइड करी हुई है हमने 3 स्टेप्स में या 3 फेजेस में। पहला फेज है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन फेज, जिसमें CO2 का एडिशन करवाया जा रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए, किसमें, RUBP में। सेकेंड फेज क्या हो रही है, सेकेंड फेज है हमारे पास रिडक्शन फेज, जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट ATP और NADPH की मदद से कन्वर्ट किया जा रहा है ट्रायोस फॉस्फेट में, और यही ट्रायोस फॉस्फेट क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोसॉल की तरफ, है ना। तो ये हो गई हमारी सेकेंड फेज। अगर हम थर्ड फेज की बात करें रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में क्या हो रहा है, जो RUBP आपने लिए थे, जहां पे हमने CO2 ऐड करवाई थी, हम वापस से उसको RUBP की फॉर्म में या राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट की फॉर्म में बना देते हैं ढेर सारी कैस्केड ऑफ रिएक्शन की मदद से। तो बेसिकली हमारे पास ये बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम कंडक्ट कराते हैं अपनी जो क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन है वो। ये बात बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, डार्क रिएक्शन रात में होती है और लाइट रिएक्शन दिन में होती है, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती हैं। इस रिएक्शन को जो है हम यूज करते हैं बेसिकली, और इसके साथ साथ बहुत सारी और साथ में रिएक्शन चलती हैं या फोटो रेस्पिरेशन चलती है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक चीज हम और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है ना, अगर आप बुक जानना चाहो तो बुकनन एंड हेल्ड, ये तो बहुत अच्छी किताब है, जहां से आप फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप फोटोसिंथेसिस में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर से आपको वो बुक पढ़नी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपको स्टैक्ड और अनस्टैक्ड थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर जो अनस्टैक्ड वाला रीजन है, सबसे ऊपर जो अनस्टैक्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, PS1 एंड LHC2 प्लस ATP सिंथेस। ATP सिंथेस हमको सभी ऐसी जगह पे देखने को मिलेंगे कि अंदर से प्रोटॉन बाहर को जा सके। अगर थाइलेकोइड के ल्यूमेन से प्रोटॉन स्ट्रोमा में नहीं जा सकता तो कोई मतलब नहीं बनता ATP सिंथेस को यूज करने का, क्यों लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो अनस्टैक्ड रीजन में हमको देखने को मिल रहा है क्या, अनस्टैक्ड रीजन हमको देखने को मिल रहा है ATP सिंथेस प्लस PS1, और स्टैक्ड रीजन में जैसे कि आप सेंटर में देख पा रहे हो हमको देखने को मिल रहा है PS2 और LHC2 यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 उसके साथ एसोसिएटेड। ठीक है, वहां पे हमको ATP सिंथेस कम देखने को मिलेंगे, ATP सिंथेस हमको ओपन एरिया में ही देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो सेंटर में आपको ल्यूमेन देखने को मिल रही है, जो हमारी थाइलेकोइड की ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन किस काम आ रही है, ये ल्यूमेन आ रही है प्रोटॉन के एग्रीगेशन के लिए, प्रोटॉन के एक्यूमुलेशन के लिए, और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ATP सिंथेस की मदद से ATP के सिंथेसिस करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो, आई होप आप लोगों को ये ओवरऑल व्यू समझ में आया हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ओके, ये एक नया कोशिश थी मेरी तरफ से, नई चीज मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो जरूर से मुझे कमेंट बताइएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चीजें दे दूंगा आपको। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, दिस इज बायोलॉजिकल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ओके, बाय बाय।